Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel प्रियंका बैनर्जी। हमारा टॉपिक था अधातु। हम नॉन मेटल्स पे डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे डिस्कस किए हैं, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उस पर डिस्कस हो चुका था। तो आज हम एक क्लास नॉन मेटल्स की हो चुकी है, नॉन मेटल्स की दूसरी क्लास है। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल्स कौन कौन सी होती हैं, इसके पहले की क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ये क्लास देखने से पहले, इसके पहले की एक नॉन मेटल्स क्लास है, उसमें उसको भी देख लीजिएगा। नॉन मेटल्स क्या है? कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स होते हैं। आपको पता है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका केमिकल नेचर्स क्या होता है। उनका केमिकल नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और मेटल्स क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मीन्स धातुएं जो हैं क्षारीय प्रकृति की होती हैं और अधातुएं अम्लीय प्रकृति की होती हैं। तो नॉन मेटल्स क्या है? ये इनका नेचर क्या? एसिडिक इन नेचर। लिख लीजिएगा, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, नेचर होता है। मीन्स क्या होती हैं? अम्लीय होती हैं। अम्लीय होती हैं। क्या होती हैं? अम्लीय होती हैं। नॉन मेटल्स अम्लीय होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन क्या होता है? कार्बन एक अधातु है जो कि अम्लीय ऑक्साइड CO2 को बनाता है। क्या है? कार्बन, कार्बन लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा। अम्लीय ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसा भी है आप कर लेंगे। तो कार्बन अम्लीय ऑक्साइड CO2 को बनाता है, CO2 को बनाता है। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट लिख लें, सल्फर अम्लीय ऑक्साइड। सल्फर क्या बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड SO2 को बनाता है और ऑक्सीजन O2 बनाता है ना। सॉरी, ऑक्सीजन O2 तो है ही है ना। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि SO2 और NO2 की प्रकृति क्या होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन सीधे ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अम्लीय है, तो क्वेश्चन में कोई एक दिया रहेगा तो आपको आप इजीली पहचान लेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है? CO2 क्या है? ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जैसा कि ये रिएक्शन करके कैसे बनाते हैं? कार्बन वायु में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है। क्या बनाता है? CO2। वहीं पर क्या है? सल्फर O2 से रिएक्शन करके SO2 बनाता है। क्या बनाता है? OSO2 बनाता है। ऐसे तो ये आपको ज्यादा करके यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि प्रकृति इनकी पूछी जाती है, कैसे, क्या इनका नेचर्स क्या है, पूछा जाता है। नेक्स्ट ये लिखिए, कार्बन H2O से जल से क्रिया करके जैसे कि क्या बनाता है? तो ये बनाता है H2CO3। क्या बनाता है? H2CO3। तो सीखे 3 है यहाँ पे, 3 कार्बन H2CO3 O 3 है यहाँ पे, 3 है। तो ये क्या है? H2CO3 क्या है? ये कार्बोनिक एसिड है। क्या है? कार्बोनिक एसिड। क्या है?
कार्बोनिक, कभी कभी नेमिंग भी पूछ लिया जाता है केमिस्ट्री में कि फार्मूला दे दिया गया, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा नेमिंग क्या है। जैसे कि कार्बन क्या होता है, अधातु है, आपको पता है। ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड। क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड CO2 बनाता है। और जब यही कार्बन जल से क्रिया करता है तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है। आपको पता है कि अम्ल का काम क्या होता है और क्षार का काम क्या होता है। तो मेनली एसिड क्या करता है, जो ब्लू जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कर देता है। और वहां पे वहीं पे क्या, क्षार का बेस का काम क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर को सॉरी एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ये है, तो एसिड का काम क्या हो गया, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार का काम है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और वहीं पे सल्फर के, अगर सल्फर की अपक्रिया जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, S+H2O, तो बनेगा H2SO3, H2SO3, H2SO3। ये क्या है, सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस अम्ल है। ये भी अम्ल है। क्या है, अम्ल। अम्ल का काम क्या है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, सल्फर जो जब जल से क्रिया करता है, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, तो क्या बनेगा, H2SO3। तो इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस। हम अभी बिहार में जब एस्टेट का पेपर हुआ था, TGT का, तो उसमें ये आया था फार्मूला कि H2SO3 का केमिकल नेम क्या, तो ये इसका केमिकल नेम क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल। कभी कभी आपको लगता है नहीं ये तो नहीं पूछा जाएगा, बहुत इजी है, बट वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, तो इजी फिर कब तब बन जाता है पता ही नहीं चलता। तो फिर H2SO3 क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल है। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज है, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का काम क्या होता है, तो आपको पता ही, सॉरी मेटल्स क्या होता है, इनका केमिकल नेचर क्या आपको पता चल गया। वहीं पे एक लिख लीजिएगा, एक जैसे फास्फोरस। फास्फोरस क्या होती है, आधातु होती है। अब आधातुओं का काम क्या होता है, पहले की क्लास में बता चुके हैं, अभी बता चुके हैं, अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्ल का काम क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता है। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस का फार्मूला होता है P4। अब P4 है, जब ये O2 से क्रिया करता है तो PCl5, PCl5 बनता है, PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, यहाँ पे P2O5 बनेगा, P4O5 होगा, P2O5 होगा। एक मिनट, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 ऐसा आता है। तो P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये भी अम्ल होता है। तो इसका फार्मूला शायद यही होगा। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होता है, अम्ल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होता है, तो अम्ल होता है। आई थिंक इतना हो गया होगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होता है, अम्ल होता है, अम्ल होता है। अभी आप धातुओं को पढ़ चुके, यहीं पे एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अधातु और धातुएं हो गया, कुछ होती हैं उदासीन धातुएं। अब उदासीन धातुएं बहुत पूछी जाती हैं कि उदासीन धातुएं, आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज करना रहेगा। तो उदासीन धातुएं कौन कौन सी होती है, उदासीन क्या होता है, ना ही अम्लीय होती हैं और ना ही क्षारी होती हैं। मीन्स ये है कि ये तो ना ही ब्लू लिटमस पेपर के विलियन को रेड करती हैं और ना ही रेड लिटमस पेपर विलियन को ब्लू करती हैं। तो ये किसी, ये उदासीन, उदासीन का मतलब होता है कोई काम, मतलब कुछ भी, कोई नेचर नहीं उनका, न्यूट्रल होती है। तो हेडिंग कर लीजिएगा उदासीन,
उदासीन धातुएं कौन कौन सी होती हैं? धातुएं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी कर लीजिएगा, नोट पॉइंट करके वैसे भी क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। तो सीधा टॉप लिखिएगा, बहुत लंबा नहीं, आपको शॉर्ट में लिखना है, बस मेन मेन चीजें। ना ही उदासीन धातुएं ना ही अम्लीय होती हैं, ना ही अम्लीय होती हैं, लिख लीजिएगा, और ना ही क्षारीय होती हैं। अब इतने से आप समझ जाएंगे कि ना ही अम्लीय होती हैं, ना ही क्षारीय होती हैं, मीन्स ना तो ये ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस जो पेपर का विलियन है, जो ब्लू लिटमस विलियन को रेड करेंगी, और ना ही रेड लिटमस विलियन को ब्लू करेंगी। कौन कौन सी हैं? तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। H2O आपका जल, H2O क्या है? उदासीन धातुएं हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिख लीजिएगा, नेमिंग इसको पता होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO को क्या कहेंगे? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और N2O डाई नाइट्रो एनहाइड्राइड होता है। तो H2O, CO, NO, N2O ये क्या है? उदासीन धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? उदासीन धातुएं होती हैं। इनका एक तरीके, इनका कोई काम नहीं ना, ये क्षारीय होती है ना ही अम्लीय होती। तो नोट कर लीजिएगा, उदासीन धातुएं कौन कौन सी होती हैं, आपको पता चल गया है। और इसी में इतना कर लीजिएगा, आगे हो गया होगा यो। और अधातुएं क्या होती है? नॉन मेटल्स क्या होती हैं? ये डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 से अपक्रिया नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती हैं। मीन्स अधातुएं क्या होती हैं? तनु अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया नहीं करती हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, अधातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फार्मूला है इसका, और तनु H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया नहीं करती हैं, और ये हाइड्रोजन को भी विस्थापित नहीं करती हैं। अधातुएं क्या है? हाइड्रोजन से अपक्रिया नहीं करती हैं, भी लिख लीजिएगा। अधातुएं H2 से अभिक्रिया नहीं करती हैं, अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो अधातुएं अम्लों से अपक्रिया नहीं करती हैं, HCl और H2SO4 से ये हाइड्रोजन को विस्थापित भी नहीं करती हैं, और हाइड्रोजन से भी अपक्रिया नहीं करती हैं धातुएं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन किससे अपक्रिया करता है? हाइड्रोजन क्या है? अम्लों से क्रिया नहीं करता है, अधातु अम्लों हाइड्रोजन तो एक अधातु ही है, तो हाइड्रोजन ही अम्लों से अपक्रिया नहीं करता है ना। H2 भी अम्लों से क्रिया नहीं करती है। तो हाइड्रोजन किससे अपक्रिया करती है? देखो कुछ है, जैसे कि अभी आपको इसके पहले बताया गया कि रिएक्टिविटी टेबल बताया गया है कि जहां पर क्या होती है, जो ज्यादा अपक्रियाशील धातुएं होती हैं अपने से कम अपक्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। तो वो चीज आपको टेबल वहां पे याद होगी, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाएंगे। तो क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन किससे अपक्रिया करेगी? अम्लों से तो नहीं, किससे करेगी? तो जब हाइड्रोजन देखिएगा, NaBr2 प्लस Cl2 से अपक्रिया कराएंगे, तो कुछ रिएक्शन है, देखिएगा।
तो क्या है, कम अक्रियाशील धातुएं जो अधिक अक्रियाशील धातुओं को कैसे विस्थापित करेंगी। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्या है, ज्यादा अक्रियाशील है, यानी क्या है, क्लोरीन ज्यादा अक्रियाशील है NaBr से, सोडियम ब्रोमाइड से। इसका नेम क्या है, लिख लीजिएगा, सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड से ज्यादा अक्रियाशील है। तो यहाँ क्या क्या बनाया गया, NaCl प्लस Br2, NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या बनाएगा, साल्ट। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है। तो यहाँ पर क्या, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा इस अभिक्रिया में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, कौन किसको विस्थापित कर रहा, तो ये क्या है, क्लोरीन क्या है, मोस्ट रिएक्टिविटी है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए ये सोडियम ब्रोमाइड से सोडियम को विस्थापित कर रही है। क्या कर रही है, सोडियम ब्रोमाइड से सोडियम को विस्थापित कर रही है। तो आप इतना नोट कर सकते हैं। आगे फिर आगे जैसे हाइड्रोजन, H2 प्लस HCl, सॉरी Cl2, एक मिनट थोड़ा सा H2 प्लस Cl, तो क्या बनेगा, HCl, 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 Cl2, और अगर हम देखिएगा, आपको पता ही क्या धातुएं ही सारी, सल्फर को हम H2 से, हाइड्रोजन से अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहीं पे नाइट्रोजन अगर H2 से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NH3, अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से और 2 से। और अगर फास्फोरस की Cl2 से क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, PCl3, PCl3 फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। 3 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, जैसे जैसे होगा मैथ प्रोप में पढ़ा चुके। तो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील कौन है, क्लोरीन, तभी क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन को विस्थापित करती। अगर हम सल्फर को हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो H2S बनता है, नाइट्रोजन करेगा तो NH3, और आपको पता है आप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आप कर लेंगे। तो इतना नोट कर सकते हैं। देखो रिएक्शन आपसे बहुत पूछा, अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन रिएक्शन से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए रिएक्शन भी कंसंट्रेट होकर पढ़िए। और उदासीन धातुएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि धातुओं और अधातुओं, जैसे धातु और अधातु को अधातु से अब क्रिया कराए जाए तो क्या बनता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब धातु की अधातु से अब क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा। तो मीन्स इसे ऐसे लिखिएगा शॉर्ट तरीके से, धातु और प्लस अधातु, धातु के अधातु से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आयनिक 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 बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा, आयनिक बंध बनता है आयनिक वैद्युत संयोजी नहीं होगा, आयनिक बंध होगा या वैद्युत आयनिक बंध होगा। और जब यहीं पे एक नेक्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट है और सेकेंड है, जब आधातु को, नॉन मेटल्स आधातु को प्लस आधातु से
क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। क्या बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। सहसंयोजी बंध बनता है, बंध बनता है, बॉन्ड ये बनता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और ये होगा आयनिक बॉन्ड होगा, वैद्युत संयोजी बंध होगा, इसे वैद्य नहीं आयनिक ही होगा। तो जब धातु की अधातु से अक्रिया करते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और जब अधातु और अधातु की अक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो इतना हो गया। यहाँ पे यौगिक लिख लीजिएगा जो आबंध करके बनाती हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ से बंध को काट कर यौगिक लिखिए, आयनिक यौगिक बनाती हैं, ब्लैक से लीजिएगा। आयनिक यौगिक बनाती है और सहसंयोजी यौगिक बनाती है, कोवैलेंट कंपाउंड यौगिक बनाती हैं। में से अब जब आधातु क्या है, ये भी लिए अन्य आधातु से, अन्य मतलब कि एक आधातु दूसरी आधातु से, अब जैसे कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक आधातु जब दूसरी आधातु से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, तो सहसंयोजी यौगिक बनता है। और जब धातु आधातु से अभिक्रिया करती है तो क्या बनती है, आयनिक यौगिक बनती है। क्या बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसके आगे अब हम आधातुओं पे पढ़ेंगे, कुछ आयनिक पढ़ेंगे, जैसे कि नोबल गैसें क्या होती हैं। तो नोबल गैसें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, नोबल गैस के बारे में इसी में। आगे फिर हम सोडियम का बनना, मैग्नीशियम का बनना, ये सब चीजों से डिस्कस करेंगे। तो उत्कृष्ट गैसें जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। इन्हें जीरो वर्ग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो भी बोलते हैं, जीरो, क्योंकि ये आवर्त सारणी में 8वें पे है। क्या है, लास्ट में, सबसे लास्ट में रखा गया है, जीरो में रखा गया, या फिर इनका 18 वर्ग क्या है, इनका 18 है। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, हीलियम है, नियोन है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, और भी कुछ है जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। रेडान है, क्या है, रेडान है, रेडान है। तो इनका क्या होता है, जो इनकी जो कक्षा होती है, बाहरी क्लास होती है, वो पूर्ण रूप से फिल होती है। ये इन्हें नोबल गैसें बोलते हैं, जिनका अलग अलग यूज है। यूज पे डिस्कस करेंगे, अगर केमिस्ट्री में नहीं तो आपको बायोलॉजी में भी बताया जाए। फिलहाल यहीं पे कोशिश करेंगे कि बताया जाए। तो इनकी जैसे कि आउटर मोस्ट, जैसे आपको पता होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा क्लास पूरी करने के लिए, फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि पहला हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये 2, इसकी जो क्लास पूरी करने का नंबर है, ये 2 ही है, तो ये फुलफिल है। नेक्स्ट है आपका नियॉन, नियॉन कितना होता है, 10, तो 2 8, 2 8 होगा। दूसरा आर्गन, आर्गन क्या है, 18 है, तो 2 8 8 2 10, हाँ 18 हो गया। तो इस तरह से आर्गन का 18 है, तो हम इसको 2 8 8 में डिवाइड करेंगे। इसके बाहरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी नियान के भी बाहरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन। इसे ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। इसका अपना जो आउटर कोर्स है पहले से ही फुलफिल है, इसलिए इसे उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, जीरो वर्ग कहते हैं। इसका आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में स्थान दिया गया है। और इसमें कौन कौन सी गैसें, इनका यूजेस है, इनका एनवायरमेंट में जैसे रेडान का होता है अलग अलग, कुछ डिजीजों में, किसी में वायु में भरने के लिए, जैसे हीलियम का यूज होता है गुब्बारों में भरने के लिए, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी और आगे उत्कृष्ट गैसों पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।
सो थैंक यू क्लास।